नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम पुनः आपके लिए बेहतरीन सवालों का कलेक्शन प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर इस जुनून बैच में लेकर आए हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे वो सवाल जो यूपीपी कांस्टेबल, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी परीक्षा में, किसी ना किसी कांस्टेबल पुलिस की परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर तैयार किए गए हैं। या तो हूबहू क्वेश्चन ही हैं या फिर उसके आधार पर बनाए गए कुछ प्रश्न हैं। तो अपने सफलता के लिए एक कदम और बढ़ाते हैं। आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हमारा हार्ड वर्क के बिना कोई भी सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। बहुत सीधी सी बात समझो कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त। बिना मेहनत के कुछ नहीं होना, ये पक्का आप जान लो। बिना मेहनत, बिना पढ़ाई और बिना तैयारी के कुछ नहीं होना है। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो सोना छोड़ना पड़ेगा। जो सोते हैं वो ऐसे सपने देखते हैं जो पूरे नहीं कर सकते, और जो जगते हैं वो अपने खुली आंखों से देखे सपने भी पूरे कर लेते हैं। तो कुल मिला के बस एक लाइन की बात कि सपना अगर करना है पूरा तो छोड़ना होगा आपको सोना। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंक वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आसान बेहतरीन सवाल। 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो है आपकी 1002 और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंक की संख्या है 10010। राइट। इसके अंकों का योग 3 और इसके अंकों का योग 2 और इन्हीं का गुणनफल आपसे पूछ रहे हैं 3 दूनी 6। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना दोस्त। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999 और 4 अंकों की 5 अंकों सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या, सबसे छोटी 4 अंक की संख्या 1000। तो ये हो जाएगा 99989 98999। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल को थोड़ा सा। कह रहे हैं कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? सिंपल सवाल समझ लो दोस्त कि बच्चे के मान लो बच्चे कितने हैं x, तो एक बच्चे प्रत्येक की नोटबुक बराबर कितना x/8, 1/8 मिल रहा है x/8। तो टोटल नोटबुक कितना हो जाएगा दोस्त? टोटल नोटबुक हो जाएगा x²/8, गुणा हो जाएगा। कह रहे हैं अगर बच्चों की संख्या आधी हो जाए यानी x/2 हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितना नोटबुक मिलेगा? प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलेगा। यानी यहाँ ये बराबर हो जाएगा 8x। यानी ये भी नोटबुक की संख्या है और ये भी नोटबुक की संख्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि x²/8 इज इक्वल टू 8x, या x से ये वाला खत्म और x बराबर हो जाएगा 64। x बराबर 64। और जब x बराबर 64 हो गया तो नोटबुक की संख्या कह रहे हैं कितना आएगा? तो टोटल नोटबुक बराबर हो जाएगा, टोटल नोटबुक हो जाएगा x²/8। इसका मतलब है 64 गुणित 64/8, 8 बट्टे 64 और 64 अट्ठा हो जाएगा आपको 512 नोटबुक उसको टोटल हो जाएगी। सिंपल सवाल है, आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है।
एक तरीका ये भी हो सकता था कि जैसे ही बच्चों की संख्या आपने आधी की, बच्चों की संख्या आधी की, तो नोटबुक कितनी हो गई, 16 हो गई। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक्स इमारत के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये मैथ्स कम रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन है, और आप देखने की कोशिश करिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। एक इमारत है, एक इमारत पर, ये सॉरी, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। एक इमारत है, ध्यान दीजिएगा, x जो है उसकी 11वीं मंजिल पे है और y उसकी 91वीं मंजिल पर है, ठीक है। दोनों लिफ्ट में हैं, ये चढ़ता है, ये चढ़ने वाली लिफ्ट में है और ये उतरने वाली लिफ्ट में है। ध्यान से समझो, x इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में है और 57वें मंजिल प्रति मिनट, 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी प्रकार y उसी इमारत की 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है, ठीक है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी। अब ध्यान से समझो कि ये 1 मिनट में, अब ध्यान से समझो बच्चा, समय बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात, 11वीं और 51वीं के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना है, 40 मंजिल। कितनी मंजिल है, 40 मंजिल है। अब क्या कह रहे हैं कि यह 57 मंजिल प्रति मिनट चढ़ता है, 57 मंजिल प्रति मिनट चढ़ता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी 40 मंजिल, और चाल क्या है, दोनों एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, यानी विपरीत दिशा में गतिमान है। तो यहाँ पे कितना चढ़ता है, 57 चढ़ता है और यहाँ 63 उतरता है। 57 63 हो जाएगा 60 60 120, यानी 1/3 मिनट, यानी 1/3 मिनट के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो x द्वारा 1/3 मिनट में कितना जाएगा, 57 गुणित 1/3, यानी 19 मंजिल जाएगा ऊपर, 19 मंजिल। तो मिलेगा कब, 11वीं मंजिल पे है और 19 मंजिल और जाएगा, तो 11 + 19 यानी 40वीं मंजिल, 11 और 30वीं मंजिल, 11 और 19 मतलब 30वीं मंजिल पर वो मिलेंगे, ठीक। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात को समझ लो, दोनों के बीच 40 मंजिल का गैप है, एक 11वीं मंजिल पर है ऊपर जा रहा है और एक 51वीं मंजिल पर है नीचे आ रहा है। एक 57 मंजिल प्रति मिनट ऊपर चढ़ रहा है, एक 63 मंजिल प्रति मिनट नीचे गिर रहा है। तो समझो बात को कि सापेक्षिक चाल, अब इसको सड़क पे अगर कर लो कि एक व्यक्ति 11 किलोमीटर, क्या 40 किलोमीटर के बीच की दूरी है और दोनों जो है की चाल 120 है, तो समय 1/3 मिनट लगेगा। तो x 57 मंजिल जाने में अगर 1 मिनट लेता है तो 1/3 मिनट में 19 मंजिल जाएगा, और 11 मंजिल पे था ही, 19 और जाएगा तो 30वीं मंजिल पे ये मिल जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है कि x के पास बैंक खाता है। ये तो पता नहीं फालतू सवाल, एकदम बहुत आसान सवाल होता है, लेकिन एग्जाम में आता है। आप देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर उठा के, ये एग्जाम में आ रहा है। शेष है और 74.75 जमा करता है, 74.35 उसका जमा कर दिया, तो 5 2 7 8 3 11 1 5 7 1, और क्या कह रहा है, 50 17 निकाल लिया, 50 17 निकाल लिया तो बचा कितना, 125, और कह रहा है कि 5 रुपए की टॉफी खाए तो कितनी टॉफी खा पाएगा, 25 टॉफियां चॉकलेट खा पाएगा। आपका सी ऑप्शन सही हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 20 और 24 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। तो निकाल लो, 12 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम सीधा 24 × 120, और 8 शेष आना है हर बार, तो 8 जोड़ दो 128। अब जब भी 12 से भाग दो, चाहे 20 से भाग दो, चाहे 24 से भाग दो, शेषफल 8 ही बचना है, तो ये आंसर 128 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, कह रहे हैं, देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा वो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जब इंग्लिश वर्जन मैंने देखा तब जाके, क्योंकि ये 3 गुना नहीं है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपलेट,
और ट्रिपलेट का मतलब क्यूब से होता है, यानी क्या मतलब है कि 2x प्लस 3 बाई 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4 का क्यूब। तो x का वर्ग पूछ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3 बाई 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 27/64। राइट ना, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 64 दूना 128x, 128x प्लस 64 यहाँ हो जाएगा आपका 192, हाँ 192 प्लस 27 बराबर हो जाएगा 27 50 135x, 135x प्लस 108, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 12, या x स्क्वायर अगर आपसे पूछ रहा है तो x स्क्वायर 144। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ 3 गुना नहीं है, ट्रिपलेट है यानी घन है। ट्रिपलेट को क्या कह सकते हो? घन, घना अनुपात है, हाँ घना अनुपात। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त किया, 4 विषयों में उसके अंक 79, 81, 88, 94 थे, तो 5वें विषय में अर्जित उसके अंक क्या है? अब बहुत सिंपल बात है, 85% अंक प्राप्त किया, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल बात है कि औसत 85 है। अब संख्या क्या कह रहे हैं? 79 नंबर पाया, 81 नंबर पाया, 88 नंबर पाया और 94 मार्क्स पाया। तो 85 से ये कितना कम है? 6। ये कितना कम है? ये कितना कम है? -4। और ये कितना ज़्यादा है? +3 है। और ये कितना ज़्यादा है? +9 है। ठीक है, अब यहाँ अगर 85 आप रख दो तो 85 तो 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? -6 -4, ये कितना हो गया? -10। और ये कितना हो गया? +12। और ये 85 है, तो 85 में सिर्फ -2 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 83। तब ना आप लिख पाओगे यहाँ -2, 85 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 83। तब इसके ऊपर -2 लिखोगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी 83 नंबर हो गया। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे। अगर ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि कुछ वस्तुओं को उसके लागत मूल्य के 25% ऊपर अंकित किया गया है, और इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य के 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत, चलिए मान लिया 2 वस्तुएं हैं, सीपी मान लिया 100 है। अब सीपी जब 100 है तो एमपी कितना हो गया? एमपी 125 हो गया। अब ये एक को क्या कर रहे हैं? एक वस्तु को कितने पे? 25% का प्रॉफिट लेके, और एक को 10% का लॉस लेके बेच रहे हैं। तो 25% प्रॉफिट लोगे 125 की वस्तु को तो 150 में बेचोगे, और 125 की वस्तु पे 10% की हानि लोगे तो 112.5 में बेचोगे। दोनों का विक्रय मूल्य हो गया 262.5, और सीपी कितना हो गया? 200। 2 वस्तुएं हैं तो सीपी 200। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 62.5 बटा 200 गुणित 100। इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है 31.25%। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि 30% और 10% की 2 अनुक्रमित छूट के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल समझिए, 30% प्लस 10% का समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, यानी दोनों को मिला के एक बट्टा कितना हो जाएगा? 40, और 40 में 37%, ये 37% आपका डिस्काउंट है, तो 63% आपको भुगतान मिलेगा, और 63% बराबर 945 है, तो 100% बराबर 945 बटा 63, 9 सते 63, 9 1 का 9, 9 बचे 45, 15 छक्का 15 सत्ते 105, यानी 15%, सॉरी गुणित 100, हाँ सीपी पूछे तो 1500, ये आपका 1500 वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है। कितना कम है? 1 रुपया कम है। देखो अच्छा कितना कम है? 1 रुपया 1 कम है। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 100 का, देखो 10%, 1 रुपया कम मतलब 10%, 100 का 10% क्या मतलब 100 का 10%,
आप बात समझो क्या है, या तो फॉर्मूला लगा लो या तो फिर ट्रिक से दिमाग से कर लोगे। चक्रवृद्धि ब्याज अगर कोई मान लीजिए 100 रुपया था, मान लीजिए आपका मूलधन 100 रुपया था, पहले साल 10% ब्याज से 10 ब्याज मिलेगा, यानी 110 रुपया हो जाएगा। दूसरे साल उसी 110 रुपये का ब्याज 11 रुपये मिलेगा। 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 20 रुपया और 20 रुपया वो, और चक्रवृद्धि ब्याज 10 और 11 21 रुपये, यानी वो मूलधन 100 रुपये होगा। एक तो ये ट्रिक, ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिस के बाद आप इस लेवल पे आ पाएंगे कि आप डायरेक्ट बिना पेन पेपर निकाल लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप फार्मूला D=P/100 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। तो D1 दे रहा है, P पूछ रहा है, R 10 है, 10/100 गुणित 10/100, 10 धाम में 100, 100 से खत्म, P बराबर 100, जो मैंने आपको बिना पेन पेपर भी बताया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के में 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। बहुत सिंपल सवाल है, मैंने आपको कई बार बताया कि 2000 अगर आपका मूलधन है, 10% 3 साल का पूछा है तो 3 बार 10% निकालो, 200, फिर इसका 10% 20 और फिर इसका 10% कितना 2, सॉरी 20 का 10% 2, ठीक ना। अब क्या करना है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए, तो पहला टर्म 0 कर दो। क्यों? क्योंकि हम गुणा कितना करते हैं, 3 3 1 का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 3 3 1 से गुणा करते हैं। तो ये पहला टर्म 0 कर दो, यहाँ 3 कर लो और यहाँ 1 कर लो। तो 20 3 60 और प्लस 20 3 60 और प्लस 1 से गुणा होगा तो 2, यानी 62 रुपये इसका अंतर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि 3 साझेदार XYZ लाभ साझा करते हैं। ध्यान देना, 3 साझेदार हैं, X है, Y है और Z है, लाभ साझा करते हैं। कुल 3000 रुपया था, 3000 रुपये था। X का हिस्सा Z की तुलना में 400 कम और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 कम है। तो XYZ का लाभ अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान देना, कहाँ 400 कम है और 200 कम है, 600 का अंतर आ रहा है ना, तो इस 3000 में से 600 घटा देते हैं। पहले 3000 से जैसे ही आप 600 घटाते हैं आपको 2400 शेष बचता है। सबको बराबर बराबर दे दो, ये भी 800, ये भी 800 और ये भी 800। अब क्या कह रहा है कि X का हिस्सा Z की तुलना में 400 कम है और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 कम है। तो पहले हम XY देख ले। अगर XZ से 400 कम है और YZ से 200 कम है तो XY से 200 कम है, और XY से 200 कम है तो यहाँ 200 जोड़ दो, इसको कितना हो गया 1000। और अब YZ से 200 कम था तो अभी ये 1000 हो गया, तो Z कितना हो गया, Z 1000, Y तो Z Y और Z है क्या, ऐसे समझ लो कि Z क्या है, Y प्लस 200 है, तो कितना हो गया 1200। अभी देखो आपका हो गया 800 संबंधे 1000 संबंधे 1200, 00 00 00 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे 4 संबंधे 5 संबंधे 6, 4 5 6 का आपका रेशियो बन जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। फिर से समझो, जिन पैसों का अंतर करना है उसको घटा दो, 400 200 600 घटा दिया, 2400 आया, 800 सबको बराबर बांट दिया। कह रहा है कि XYZ से 400 कम है और YZ से 200 कम है, यानी XY से 200 कम है, और X 800 है तो Y 200 अधिक यानी 1000 होगा, और Z Y से 200 अधिक है, Z Y से 200 अधिक क्योंकि Y Z से 200 कम है, तो ये Y अगर 1000 हो गया तो Z कितना होगा, Y प्लस 200 यानी 1200 होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु क्या कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आसान सा बहुत सिंपल सा सवाल है, होमवर्क है, और आप होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसका भी फैसला होना है। कमेंट में सेक्शन में हमको इसका आंसर जरूर रिप्लाई करो, ठीक है। हम देखेंगे आपको कि कमेंट सेक्शन में आप हमारा आंसर रिप्लाई करते हैं या नहीं। इसका क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करिए। बहुत आसान सवाल है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 18 वस्तुएं 15 रुपए की लागत कीमत पर की औसत कीमत पर बेची गई। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सवाल। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई, 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी।
शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं होती है। तो ठीक है, एसपी क्या निकाल रहे हैं, इसका एसपी निकाल रहे हैं कि 18 वस्तुओं की औसत कीमत, 18 वस्तुएं 15 रुपए के रेट से बेची गई तो 270 रुपए हो गया। ठीक, कह रहे हैं 12 वस्तुओं को लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी। शेष 6 वस्तुओं को प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ न हो। क्या कह रहे हैं, 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई, 270 में। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। ठीक है, ठीक ठीक। सीपी क्या हो जाएगा, 12 वस्तु का औसत कीमत 16 है तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 2, 16 दूनी 32 और 16 192, यानी जो 6 वस्तु बच गए ये विक्रय मूल्य है ना यार, एसपी हो गया। तो यार कह रहे हैं कि 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई, 12 वस्तुओं का लागत कीमत 16 रुपए थी, यानी 192 रुपया था। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, कुल वस्तु 270 में बेची गई जिसमें से 12 वस्तु 192 रुपए की थी, तो शेष वस्तु की कीमत कितनी, तो शेष वस्तु का मूल्य कितना निर्धारित हो गया, 78 रुपया जो है। अभी आपके पास 78 रुपया बचा, 18 वस्तु बेच के 270 रुपया आपने कमाया, 12 वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 192 है, बचा आपके पास 78 रुपया है। तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो तो ये अच्छे तो वस्तुओं का यदि इस लेन देन में कोई लाभ ना हो, 6 वस्तुओं का लागत मूल्य 78/6, वही मैं कह रहा हूँ 6 का 6 6 3 18, 13 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो, 18 वस्तुएं 270 रुपए में बेच दी गई जिसमें से 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 192 रुपए था, तो शेष 6 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होगा अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। तो 270 में से 192 घटा दिया, 78 रुपए बचा, यही 6 वस्तुओं का लागत मूल्य होगा 13 रुपए। अगला बढ़ना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। अब इससे भी आसान सवाल क्या मिलेगा, ए 12 दिन 8 दिन में, बी 12 दिन में, मान लिया सी x दिन में। एलसीएम कितना हो गया, 24x, 3x, 2x और 24 जोड़ लिया, 5x प्लस 24 और पूरा काम हो गया 24x बटा 5x प्लस 24 बराबर 3, 3 से काट देंगे ये 8x हो जाएगा, 3x बराबर 5x इधर जाएगा और ये घट के आएगा 3x बराबर 24, तो x बराबर 8 दिन में काम पूरा कर देगा। सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ चुनिंदा बेहतरीन सवालों के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे आपके लिए तैयार किए जाएंगे। होमवर्क दिया गया सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पे इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी।